हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ कि क्यों जो न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ था कि कोई भी चीज़ उनके बीच के कितनी दूरी है उस हिसाब से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती है, वो लॉ एक इस तरीके से मेनली प्रेजेंट किया जाता है कि कोई भी जैसे हम धरती की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, कि कोई जादुई शक्ति सी है जो हमें अट्रैक्ट करती है धरती की तरफ, राइट। जब भी हम ऊपर बॉल फेंकते हैं तो वो धरती की तरफ अट्रैक्ट होती है, ठीक है, कोई जादू जैसी शक्ति हो। तो आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू माय थ्योरी कोई ऐसी जादू शक्ति नहीं है जो हमको धरती की तरफ खींचती है, जिसको ग्रेविटेशनल लॉ कहते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि बात यह है कि जब बिग बैंग हुआ था, जिससे यूनिवर्स पैदा हुआ था, इट इज अ नोन फैक्ट, ठीक है, कि बिग बैंग एक बड़ा धमाका हुआ था, उससे यूनिवर्स पैदा हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू मी हुआ यह था कि जब बिग बैंग हुआ तब अलग अलग पार्टिकल्स निकले, और वो पार्टिकल्स जब इकट्ठा होते रहे, उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती रही, तो वो धीरे धीरे पहले जो गैशियस फेज था वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। फिर लिक्विड से जैसे जैसे और डेंसिटी बढ़ती गई तो वो धीरे धीरे सॉलिड में, उसका टेम्परेचर कम होता रहा, और फिर वो धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट होता रहा। तो ऐसे फिर आप जैसे ये भी एक नोन फैक्ट है कि फिर जैसे हमारा सन था, सन से अलग होके फिर हमारी धरती पैदा हुई, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो बात ये है कि मैं ये नहीं मानता कि कोई जादू शक्ति है जो हमको ऐसे अट्रैक्ट कर रही है, बल्कि ये है कि जब चीजें बन रही थी तब कुछ पार्टिकल्स तो इकट्ठा होके लिक्विड बन गए, कुछ पार्टिकल्स इकट्ठा होके टेम्परेचर उनका नीचे गिरा, राइट, और कुछ प्रोसेसेस हुए जिसकी वजह से वो सॉलिड बन गए। पर कुछ पार्टिकल्स वो गैशियस फेज में रहे, राइट, वो एयर में ही रहे, जिसको हम हवा कहते हैं, राइट, इन जनरल। तो वो उस फॉर्म में रहे। तो हुआ क्या कि जो उस फॉर्म में ही पार्टिकल्स रहे, वो जो दूसरे तरीके के पार्टिकल्स हैं, लिक्विड और सॉलिड, उनकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे ये भी एक नोन फैक्ट ही है कि हम एक पंख को और एक बॉल को, दोनों को इकट्ठा नीचे फेंकें, जो पंख होगा वो आराम आराम से नीचे जाएगा, बॉल इट विल, जो बॉल होगी वो बहुत ही जल्दी नीचे चली जाएगी। और उसका ये एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि हाँ, कि एयर का रेजिस्टेंस भी होता है, आपको सिर्फ ग्रेविटेशन का नहीं असर देखना, एयर के रेजिस्टेंस का भी देखना है, ओवरऑल फोर्सेस कैसे लग रही है वो आपको देखनी है। उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज जल्दी नीचे गिरेगी। ठीक है, आई एग्री। ओके, ये सारी बातें ओके हैं, पर ये बात है कि ये थोड़ा एब्सर्ड सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि क्योंकि इससे ये दिखाया जाता है कि कोई भी ऐसे कोई जादुई शक्ति है जो चीजों को नीचे खींच रही है, नहीं, बल्कि ये है कि जो ऐसे गैशियस फेज में पार्टिकल्स रह गए थे, उनकी एक जगह पर एक जो मूवमेंट होती है वो एक पैटर्न सा बन जाता है, उनका हमेशा एक जैसे नहीं होती, एक पैटर्न सा बन जाता है। वो पैटर्न रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी चीज को किसी एक डायरेक्शन में खींचने के लिए। जैसे हमारे धरती की तरफ हम कोई भी बॉल ऊपर फेंके तो जो हवा का नेचुरल, राइट, एयर है, जो उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है वो उसको नीचे फेंकने की है। जो गैशियस फेज में पार्टिकल्स बन चुके हैं, उनकी नेचुरल टेंडेंसी है चीजों को इधर नीचे फेंकने की, राइट। और जब ऐसे आंधी आती है तब हम देखते भी होते हैं कि ये जो नेचुरल वो थोड़ा बिगड़ जाता है, राइट। तो बात ये नहीं है कि कोई जादुई शक्ति है जो चीजों को एक दूसरे की तरफ खींच रही है, नहीं, हवा का एक फ्लो है, वो फ्लो चीजों को पैटर्न बना हुआ है हवा का, वो हवा का पैटर्न अलग अलग पार्टिकल्स जो हैं वो पैटर्न
चीजों को एक तरफ लेके जाते हैं, ना ही कोई जादुई शक्ति नहीं है जो चीजों को एक दूसरे की तरफ खींचती है, नहीं, वो जो पैटर्न है ना हवा का वो खींचता है, ना कोई जादुई शक्ति, राइट, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है टेक्निकल वर्ड्स में, पर दिखाया तो यही जाता है, राइट, कि कोई जादुई शक्ति है, नहीं, हवा का फ्लो इस तरीके का है, वहां पे पैटर्न इस तरीके का है कि चीजें एक दूसरे की तरफ खींचती है। क्योंकि अगर एक यूनिवर्सल लॉ होता है कि अगर ऐसे ही होता हमेशा, तो जो धरती है, अर्थ, इट इज टिल्टिंग अराउंड इट एक्सिस, हम पढ़ते हैं कि ये अपने एक्सिस के आसपास घूमती रहती है, अराउंड इट्स एक्सिस, जो अर्थ है वो रोटेट करती रहती है, ठीक है। अगर ऐसा हो तो वो एक्सिस टिल्ट ना करता रहे, राइट, या तो कह रहे हैं कि उस एक्सिस के अराउंड जो अर्थ है वो टिल्ट कर रही है, धीरे धीरे वो टिल्ट कर रही है। अगर ऐसा हो तो वो टिल्ट ना करती रहे, क्योंकि जो ही फ्लो यहां पे है वो ही हमारे अर्थ के बाहर भी है, इन द यूनिवर्स, ठीक है, यही इन द स्पेस यही फ्लो हो रहा है। तो वो फ्लो एक तरीके का बना हुआ है, पर क्योंकि वो फ्लो हमेशा एक जैसा नहीं है, जैसे टाइम जैसे बीतता है, तो जैसे एक पोएट ने कहा हुआ है कि दैट यू डोंट स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस, तो एयर का एक पैटर्न बना हुआ है, पर टाइम आगे बढ़ा, वो टाइम आगे बढ़ने की वजह से जो वो पैटर्न है, जो हवा का पार्टिकल इधर था वो इधर नहीं है, वो इधर हो चुका है, क्योंकि वो चेंज हो चुका है। तो पैटर्न में भी जो हवा का पैटर्न बना हुआ था, जो सॉलिड और लिक्विड को मूव कर रहा था, हमारी अर्थ भी सॉलिड ही है, उन चीजों को मूव कर रहा था, उसमें भी कुछ फर्क आएगा, धीरे धीरे फर्क आएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल जो इधर था वो इधर रह गया। पार्टिकल उनका पैटर्न अगर हम दूर से देखें तो लगेगा कि वैसा ही है, पर पास आके देखें तो लगेगा कि बदल रहा है। वो जो पैटर्न बदल रहा है वो ही रिस्पॉन्सिबल है, जो अर्थ टिल्ट कर रही है अराउंड इट्स एक्सिस। और जो हम पढ़ते हैं कि अराउंड द सन प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, उसका भी कहा जाता है कि उसकी ऑर्बिट है, जिस अर्थ के सन के अराउंड रोटेट कर रहे हैं प्लैनेट्स, उस ऑर्बिट में भी चेंज आता है। अगर सेम ही फोर्स होती, सेम ही नेचर की हमेशा एक्ट करती रहती, तो उस ऑर्बिट में कभी कोई चेंज ना आता, वो वैसे ही रहता। पर चेंज आता है, क्यों आता है? क्योंकि वो गैस के पार्टिकल्स, वो हवा के पार्टिकल्स जो इसको मूव कर रहे थे, एक पैटर्न जो बना हुआ था, उसमें चेंज आया है। क्यों आया? क्योंकि टाइम बीत गया, और टाइम बीतने की वजह से जो पार्टिकल इधर था वो इधर आ गया, जो इधर था वो इधर आ गया। तो पैटर्न दूर से देखेंगे लगेगा एक ही जैसा, पर पास आके देखेंगे लगेगा थोड़ा हमेशा चेंज आ रहा है। और वो जो पैटर्न चेंज हो रहा है वो ही रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीजों की वजह यही है कि टाइम बीत रहा है। उस टाइम बीतने की वजह से चीजें एक से दूसरी साइड पे जा रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, कोई भी चीज स्टेशनरी नहीं है। और वो जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की, क्योंकि टाइम बीत रहा है, तो ये इधर आ गया, तो चीजें बदल रही हैं। फिर पैटर्न जो है हवा का, जो रिस्पॉन्सिबल है सॉलिड और लिक्विड की मूवमेंट के लिए, वो भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। हम धरती की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर मैं बॉल फेंक रहा हूं तो एकदम कहीं नहीं जा रही, क्योंकि पैटर्न जो है हो तो रहा है चेंज, बट धीरे 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 धीरे, राइट। दूर से देखेंगे पैटर्न वही है, पर जैसे जैसे हम उसके पास जाके देखेंगे तो पैटर्न बदल रहा है, और वो जो पैटर्न बदल रहा है वो इन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और क्यों सूरज के अराउंड हमारी धरती घूमती ही रहती है? क्योंकि दूर से तो पैटर्न उतना वही है ना, दूर से देखेंगे पैटर्न वही है, धीरे धीरे पैटर्न बदल रहा है। और वो जो धीरे धीरे पैटर्न बदल रहा है वो ही ऑर्बिट को धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है।
वो ही अर्थ को धीरे धीरे टिल्ट करा रहा है अराउंड इट्स एक्सिस। वो ही, अभी मैं आपको ये बता देता हूँ, वो ही हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हम धरती की तरफ खींचते हैं उसमें भी चेंज ला रहा है। कोई ऑब्जर्व कर पाए ना कर पाए दैट्स डिफरेंट, पर वो भी चेंज हो रही है ड्यू टू दिस फिनोमिना। हर एक प्लेनेट की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वजह से वो चीजों को अपनी तरफ खींच रही है, वो चेंज हो रही है। कोई डिस्कवर कर पाए ना कर पाए, पर वो चेंज हो रही है, क्योंकि ये पैटर्न कभी स्टेशनरी रह ही नहीं सकता। धीरे धीरे उसमें चेंज आता ही रहता, आता ही रहता, आता ही रहता है। तो ये एक मैंने अपनी कोशिश की है चीजों को समझाने की, चीजों को डिबंक करने की, जो ऐसे हमारे सामने जादुई शक्ति की तरह चीजें पेश की जाती हैं वैसे ना दिखा के एक डाइजेस्टिबल फॉर्म में, आसान भाषा में चीजों को समझाने की। आई होप इट विल बी सक्सेसफुल। जो भी मेरी चीज को ध्यान से देखेगा उसको मेरी चीज जरूर समझ आएगी, और जो ऐसे करके छोड़ देगा कि है न्यूटन जैसे बड़े साइंटिस्ट को गलत मानने की जरूरत कैसे की, वो फिर अपने ही दिमाग पे हथौड़ा मार रहा है, राइट? क्योंकि हमको जो बड़े बड़े लोग हैं उनको क्वेश्चन करना चाहिए, अपना दिमाग लगाना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। न्यूटन ने भी किसी ना किसी को क्वेश्चन किया था, आइंस्टाइन ने भी किसी ना किसी को क्वेश्चन किया था, हमें भी उनको क्वेश्चन करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।